Assalamualaikum. Today I am here to teach you principles of accounting ICOM part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhary. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में है रिजवान ऑफ गुजरांवाला सेंट 100 सेविंग मशीन्स टू असलम ऑफ हांगकांग. जो रिजवान है जो कि गुजरांवाला का है, ठीक है, तो उसने 100 सेविंग मशीन्स जो हैं सेंड की हैं किसको? असलम जो कि हांगकांग का है, ठीक है, एट ₹650 और आगे लिखा है ऐसे पर, ठीक है, तो यानी पर मशीन जो है वो कितने की है? ₹650 की पर मशीन, ठीक है. उसके बाद द कंसाइनर पेड ₹2000 फॉर पैकिंग एंड डिस्पैचिंग चार्जेस. उसके बाद एक्सपेंसेस पे किए कंसाइनर ने कितने? 2000, ठीक है. और जो पे किए हैं इसने कंसाइनर जो पे किए हैं वो किसके लिए पे किए? एक तो पैकिंग के लिए और बाकी जो कुछ अगर कोई मसला वगैरह हो जाता है उसके लिए, ठीक है, डिस्पैचिंग कर चार्जेस. आगे है असलम, ठीक है. असलम immediately after receiving the consignment accepted a bill for ₹40,000. उसके बाद जब रिसीव उसने किया असलम ने, ठीक है, असलम जैसे कि कंसाइनी है, जब असलम ने रिसीव की कंसाइनमेंट जो उसने कंसाइन की थी रिजवान ने, ठीक है, तो वो जब उसने रिसीव की है तो उस पर एक बिल बना था, ठीक है, वो कितने का? 40,000 का. आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, ठीक है, असलम रिपोर्टेड दैट 80 मशीन्स वर सोल्ड फॉर ₹875 ईच. उसके बाद असलम ने बताया कि मेरे पास जो आपने 100 मशीन्स बेची थी दी थी वो 80 मशीन्स जो है उनमें से सेल कर दी हैं, ठीक है, और एक मशीन कितने की सेल की है? ₹875 की. आगे है एंड एक्सपेंसेस बीइंग ऑन फ्रेट. फ्रेट पर क्या है, कितने एक्सपेंसेस लगे? आगे एक्सपेंसेस हैं तो फ्रेट पर लगे हैं 3000. गोडाउन रेंट जो दिया है वो 250 का एंड ऑन इंश्योरेंस पर ₹500. तो यानी इन सबको टोटल करके हम लिख लेंगे फिर सारे एक्सपेंसेस जो कि कंसाइनी ने फिलहाल पे किए, ठीक है. यानी आखिर में तो कंसाइनर ही पे करेगा बट अभी तक इसी ने पे करने होते हैं, ठीक है. आगे असलम इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन. असलम ने क्या मैं फिर कमीशन रिसीव की है कितना? 9% ऑन सेल्स. जो सेल हुई थी, ठीक है, 875 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 80 से तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास टोटल सेल होगी, ठीक है. तो उस पर जो सेल पर हम कमीशन लेंगे 9% लेंगे, तो जो हमारे पास आएगी वो क्या होगा? कमीशन. ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कस्टमर व्हिच परचेज्ड 4 मशीन्स फेल टू पे एनीथिंग. तो फिर क्या हुआ कि हमारे उसने जो है जो ड्यू टू इंसॉल्वेंसी यानी बैड डेट्स का ये एक आइडेंटिफाई करता है ना इस बात को. तो हमारे पास एक कस्टमर जो है आया जिसने परचेज की 4 मशीन्स, वो फेल हो गया पे करने में, यानी उन 4 मशीन्स का पे उसने नहीं किया, तो ये हमारे पास क्या हुआ? बैड डेट्स में आ गया. तो जब कोई चीज़ बैड डेट्स में आ जाती है तो उसके पास कंसाइनर की क्या एंट्री होती है ये हम करेंगे जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि हमारा ये किस तरह से हो सकता है. उसके बाद आगे रिक्वायरमेंट दी हुई है इन्होंने, शो कंसाइनमेंट अकाउंट, असलम अकाउंट एंड गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट. यानी 3 अकाउंट्स हमने बनाने हैं लेजर अकाउंट्स जो कि कंसाइनर के जर्नल में, ठीक है. तो हमने ये 3 अकाउंट्स बनाने हैं और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट को और समझते हैं उसमें क्या नई चीज़ आ रही है. तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट. तो कंसाइनमेंट अकाउंट में जो सबसे पहली हमारे पास एंट्री होती है वो गुड्स कंसाइन करने की एंट्री होती है. तो गुड्स कंसाइन करने की एंट्री में हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है कि गुड्स कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है और गुड्स एंड कंसाइनमेंट क्रेडिट होता है. तो कंसाइनमेंट अकाउंट के हमने डेबिट अमाउंट को डेबिट कर दिया और गुड्स एंड कंसाइनमेंट जो उसके क्रेडिट में था उसको हमने डेबिट इस साइड पे रेफरेंस में दे दिया. ओके. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है वो क्या है? हमारे पास यहाँ पर आ जाती है एक्सपेंसेस की. एक्सपेंसेस की एंट्री जो है वो हमारे पास क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है और कैश अकाउंट क्रेडिट होता है. तो कंसाइनमेंट अकाउंट अगर डेबिट है तो हमने उसकी अमाउंट को डेबिट कर देना है और उसके अगेंस्ट जो चीज़ है उसको हमने रेफरेंस में डाल देना है. इसी तरह से जब हम बात करें एक्सपेंसेस के बाद की तो वो हमारे पास आ जाती है सेल्स की. जब हमारे पास सेल होती है उसकी, तो जब सेल करता है कंसाइनी, ठीक है, अपनी तरफ से, तो तब हमारे पास क्या एंट्री होती है? असलम अकाउंट डेबिट एंड कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट. तो कंसाइनमेंट अकाउंट उस वक्त क्रेडिट होता है इसीलिए हमने उसकी अमाउंट को क्रेडिट कर देना है और उसके अगेंस्ट जो चीज़ है उसको हमने डेबिट में लिख दिया, ठीक है. उसके बाद सेल्स के बाद भी हमारे पास सेल्स के बाद जो है आ जाती है सेल्स के एक्सपेंसेस. सेल्स पर जो एक्सपेंसेस हुए थे तो उसकी एंट्री को अगर हम देखें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या एंट्री आ जाती है? वैसे सेल्स की एंट्री हमने बाद में करते हैं, पहले हम
पहले हम इनका टोटल कर लेते हैं, जो एक्सपेंसेस है हमारे पास, ठीक है, उन सब का हम टोटल कर लेते हैं। अगर हम टोटल करें, हमारे पास 3 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं इस पर, तो हम उनका टोटल कर लेते हैं। 3000 प्लस 250 प्लस 500। ओके, तो जब इन सबको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 3750। तो जब इसकी एंट्री पास करें तो हमारे पास क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड असलम अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है, इसीलिए हमने उसके अमाउंट को डेबिट कर दिया, और जो उसके अगेंस्ट था, जो कि क्रेडिट में था, उसको हमने रेफरेंस में लिख दिया, ठीक है। इसी तरह एक्सपेंसेस के बाद आ जाते हैं हमारे पास कमीशन। तो कमीशन की अगर हम एंट्री पास करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, जैसे कि हमारे पास टोटल सेल हुई थी 70,000। इन्होंने कहा था कि 875 की एक मशीन है और 80 सेल हुई है, ठीक है। तो जब 875 को मल्टीप्लाई किया 80 से, तो हमारे पास 70,000 अमाउंट आई, ठीक है। तो 70,000 पर अब लेना है हमने कमीशन, कितना, 9%। तो जब 70,000 पर कमीशन लें हम लोग 9%, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6300, ठीक है। तो 6300 हमारा क्या है, कमीशन। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कमीशन। कमीशन की एंट्री क्या होती है हमारे पास, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड असलम अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट डेबिट होता है, इसीलिए हमने उसके अमाउंट को डेबिट कर दिया, और असलम जो उसके अगेंस्ट में था उसको हमने रेफरेंस में लिख दिया, ठीक है। कमीशन के भी बाद हमारे पास जो एंट्री आ जाती है वो हमारे पास स्टॉक की होती है, जैसा कि, मगर इस बार इन्होंने एक नई चीज़ दी थी, वो थी बैड डेट्स की एंट्री, ठीक है। जैसे कि इन्होंने लास्ट में हमसे कहा था, ड्यू टू इनसॉल्वेंसी ऑफ अ कस्टमर हु परचेज 4 मशीन्स फेल टू पे एनीथिंग, ठीक है। तो यानी 4 मशीन जिसने परचेज की थी उसने पे नहीं किया। तो 4 मशीन्स थी, ठीक है, और कितने की एक मशीन कितने की थी, 875। तो 875 को करेंगे मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3500। तो यानी 3500 हमारे बैड डेट्स में चले गए। तो जब बैड डेट्स में गए हैं तो उसकी हमारे पास क्या एंट्री होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनर की उसमें, ठीक है। तो हमने कंसाइनर में देखेंगे कि कंसाइनर में हमारे पास इसकी क्या एंट्री बन रही है। इसकी एंट्री में हमारे पास आ जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड असलम अकाउंट क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट था, इसलिए हमने उसके अमाउंट को डेबिट कर दिया, और उसके अगेंस्ट में जो चीज़ थी हमने उसको रेफरेंस में लिख दिया, ठीक है। ये होगी हमारी बैड डेट्स की एंट्री जब हमारे पास कंसाइनर आता है। तो कंसाइनर आता है तो हमारे पास क्या एंट्री होती है, एक बार दोबारा से रिपीट कर दूँ, हमारे पास एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड असलम अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और आप ऐसे किया करें, अगर कोई भी चीज़ यानी मुश्किल हो किसी भी किस्म की, तो हम इस तरह से करके लिख सकते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है, अपने आसानी के लिए। और पेपर्स में ऐसे लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होता है, हम जो एग्जामिनर होता है उस पर अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिया करें। तो मैं भी लिख देती हूँ, ठीक है। इस बार ये कमीशन की एंट्री थी, और ये हमारे पास बैड डेट्स की एंट्री है। तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से। जब इस तरह से हमारे पास सारी चीज़ें हम लिख लेंगे तो ये अच्छा लगेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कर ली। अब लास्ट एंट्री जो कि होती है हमारे पास, वो क्या होती है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। तो स्टॉक की हमारे पास क्या एंट्री होती है, वो पहले हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं उसके लिए। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक का हमारे पास फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 मशीन्स अनसोल्ड। हमारे पास 100 मशीन्स थी, जिनमें से 20 जो है वो अनसोल्ड हैं, 80 सेल हो गई हैं, तो 20 अनसोल्ड हैं। तो हमने 20 मशीन्स ली, और उसकी प्राइस कितनी थी, 650 एक मशीन की, ठीक है। न्यू प्राइस नहीं देखनी, ओल्ड प्राइस, जो पहले वाली प्राइस थी वो देखनी है, ठीक है। तो क्या प्राइस थी उसकी, 20 मशीन्स की 650 प्राइस थी। तो हमने जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 13,000, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड करना है प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। जब इनको हम करें सॉल्व तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल मशीन्स मल्टीप्लाई अनसोल्ड मशीन्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि कंसाइनर ने पे किए वो कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर वो यहाँ पर 5,000 है। तो 5,000 हमारे पास किस तरह से हुए, कंसाइनर ने तो सिर्फ 2,000 एक्सपेंसेस पे किए, जैसा कि हम कहते हैं कि प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास कितने कौन से हैं, जो कि हमारे, जैसे कि आप सब ने पढ़ा होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर पैकिंग एंड डिस्पैचिंग जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, हमने ले लिए 2,000। और उसके बाद इन्होंने क्या, फ्रेट चार्जेस जो कि कंसाइनी ने पे किए थे, ठीक है, तो वो भी
क्या है हमारे पास फ्रेट चार्जेस जो हैं, ये हमारे पास 3000 जो हैं फ्रेट चार्जेस, वो भी हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो जब 3000 प्लस 2000 करें हमारे पास तो आ जाता है 5000। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल कितने हैं हमारे पास 5000। तो 5000 को हमने डिवाइड करना है फिर जो हमारे पास टोटल मशीन है, कितनी मशीन है 100। तो 100 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो हमारे पास अनसोल्ड है, जो अभी तक सेल आउट नहीं हुई, तो वो क्या है 5000 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 20। इन सबको जब सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1000। तो 13000 को जब ऐड करेंगे 1000 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14000। तो इसकी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास टोकन कंसाइनमेंट आ गया। इसकी हमारे पास एंट्री क्या होगी, सिंपल एंट्री जो है वो क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट एंड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट है, ठीक है, तो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट की अमाउंट को डेबिट क्रेडिट कर दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट एंड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा था तो हमने उसकी अमाउंट को क्रेडिट कर दिया और जो उसके रेफरेंस में हमने उसको डाल दिया जो उसके डेबिट में था, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। तो 14000 हमारे पास स्टॉक आया है, ठीक है, तो हमने उसकी अमाउंट जो थी कंसाइनमेंट अकाउंट की, तो हमने उसकी अमाउंट डाल दी क्रेडिट में और बाकी जो हमारे पास रेफरेंस में आया वो डेबिट वाला है। तो फिर उसके बाद हमने इन सबको ऐड किया, ठीक है, इन सबको भी और इन सबको भी जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये वाली अमाउंट ज़्यादा आई। हमारे पास क्या अमाउंट आई 84,000। 84,000 इसकी आई और ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर कम वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हमने कम वाली वैल्यू को जैसे कि हम देख लेते हैं, हमारे पास है 65,000 प्लस 2000 प्लस 3750 प्लस 6300 प्लस 3500, सॉरी 100, ठीक है। तो जब इन सबको हमने प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 80550। तो यानी हमारे पास ये अमाउंट आई, ठीक है, तो हमारे पास ये किसकी आई है, डेबिट की आई है, और क्रेडिट की जो कि 84,000 गिवन है। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास 84,000 आई है उसको माइनस करना है 80,550 से। तो जब इनको आपस में माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 3450। तो ये जो 3450 आया ये हमारे पास क्या आया प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रॉफिट लिखना भूल गई, ठीक है, तो ये मैं लिख देती हूँ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉफिट आया जो कि कितना आया 3450। तो ये था हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने बनाना है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में हमारे पास क्या होती है, सबसे पहली एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट और कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के में हमारे पास क्या है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट है, तो हमने उसकी अमाउंट को क्रेडिट कर दी 65,000 से, और उसके अगेंस्ट में जो चीज़ थी जो कि डेबिट में थी तो वो हमने उसको रेफरेंस में लिख दिया। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास इस साइड पे भी हुआ। यहाँ पर हमारे पास सबसे लास्ट एंट्री जो कि होती है जर्नल में, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास क्रेडिट डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट डेबिट होता है इसलिए हमने उसकी अमाउंट को डेबिट कर दिया, और ट्रेडिंग अकाउंट जो कि क्रेडिट हो रहा था उसको हमने क्या कर दिया रेफरेंस में डाल दिया। जब इन दोनों की अमाउंट सेम हुई, ठीक है, 65,000 डेबिट की हुई और 65,000 क्रेडिट की हुई, तो जब इन दोनों की अमाउंट सेम हुई तो हमने इस तरह से नीचे लिख दिया और इन दोनों के अकाउंट को नील कर दिया, ठीक है, और अकाउंट क्लोज हो गया। यहाँ पर जैसे कि ये हर बार ये ऐसे ही होता है तो इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेनेशन करके नहीं आपको बताया, छोटा सा स्मॉल करके बताया, तो आपको आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम जाते हैं अगले अकाउंट में जो कि असलम का अकाउंट है। तो ये है असलम का अकाउंट, ठीक है। असलम के अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास जो एंट्री आ जाती है वो आती है सेल की। तो जब सेल की एंट्री आती है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट एंड मिस्टर असलम अकाउंट डेबिट। तो असलम अकाउंट डेबिट होता है इसलिए हमने उसकी अमाउंट को डेबिट कर दिया, और जो क्रेडिट हो रहा था उसको हमने रेफरेंस में लिख दिया, ठीक है। 70,000 हमारे पास अमाउंट है इसकी। इसी तरह जब हम बात करें रिसीवेबल बिल यानी बिल रिसीवेबल की, तो हमारे पास क्या होती है, जब भी कोई बिल बनता है, बिल ड्रॉ होता है, तो कंसाइनर इसकी एंट्री पास करता है असलम बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड असलम अकाउंट क्रेडिट। तो असलम अकाउंट क्रेडिट होता है इसलिए हमने उसके अमाउंट को क्रेडिट कर दिया, और बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो रहा था इसलिए हमने उसको रेफरेंस में डाल दिया। इसी तरह से बात करें हम अगले की, तो हमारे पास कंसाइनर जो है जब
कंसाइनर के जर्नल में जब कंसाइनी एक्सपेंसेस पे करता है तो तब हमारे पास क्या एंट्री होती है? तब हमारे पास एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड असलम अकाउंट क्रेडिट। तो असलम अकाउंट क्रेडिट होता है, इसी वजह से हमने उसकी अमाउंट को क्रेडिट कर दिया और उसके अगेंस्ट में जो चीज़ आ रही थी जो कि कंसाइनमेंट अकाउंट है उसको हमने क्या कर दिया, रेफरेंस में डाल दिया। फिर हम बात करें इसके बाद कमीशन की, तो कमीशन में हमारे पास क्या होता है, कमीशन की एंट्री होती है हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड असलम अकाउंट क्रेडिट। तो जब असलम अकाउंट क्रेडिट होता है इसीलिए हमने उसकी अमाउंट को क्रेडिट कर दिया, और जो इसके अगेंस्ट में था कंसाइनमेंट अकाउंट तो उसको हमने क्या कर दिया, रेफरेंस में डाल दिया। यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट चीज़ आ रही है वो है बैड डेट्स की एंट्री। तो बैड डेट्स की एंट्री में हमारे पास क्या एंट्री होती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड असलम अकाउंट क्रेडिट। तो असलम अकाउंट क्रेडिट होता है, इसी वजह से हमने उसकी अमाउंट को क्रेडिट कर दिया और जो उसके अगेंस्ट में था डेबिट में उसको हमने रेफरेंस में डाल दी। इस तरह से हमने सबका लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आप देख लें यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं टोटल। जब हम इनका टोटल करें इन सबका, ठीक है, तो हमारे पास जो है क्रेडिट डेबिट साइड ज़्यादा आती है, यानी डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है किससे, क्रेडिट से। तो जो डेबिट की अमाउंट है उसको क्रेडिट से जब माइनस किया तो हमारे पास जो अमाउंट आई वो आई है 16450। तो ये जो अमाउंट आई है ये हमने क्या इसको नाम दे दिया बैलेंस शीट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमेशा हमारे पास हम लोग लिख लेते थे बैलेंस शीट, नहीं हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिखते थे, मगर इस बार हमने बैलेंस शीट यानी बैलेंस कैरी डाउन इसलिए लिखा है क्योंकि इस बार हमें इन्होंने नहीं कहा था कि इसने कोई ड्यू पेमेंट है जो कि इसने थ्रू बैंक देनी है या थ्रू कैश देनी है, ठीक है। इसलिए हमने सिंपल इसको बैलेंस कैरी डाउन करके इनके नाम से रिकॉर्ड किया है। तो इसी तरह से आपने भी करना है, जब भी अगर कैश और बैंक अगर वो कहते हैं कि इसके थ्रू हमने ट्रांसफ़र करने हैं मनी किसी भी चीज़ से, ठीक है, तो हम उसके नाम से इसको रिकॉर्ड करेंगे, एल्स हम इस तरह से करेंगे बैलेंस शीट के नाम से। और जो साइड कम होती है वहीं पर आता है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास क्रेडिट साइड इस बार कम थी तो हमने इसलिए यहाँ पर क्रेडिट साइड पे इसका बैलेंस कैरिड डाउन लिखा है। तो ये था हमारा मिस्टर असलम अकाउंट और आई होप आपको समझ आई होगी। ये हमने सारा कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।